आप देख रहे हैं हेडलाइंस 24 में आपके साथ शाहाना खान। सबसे पहले आज की हेडलाइंस। हरियाणा के करनाल में आज किसानों की महापंचायत और लघु सचिवालय में घेराव की चेतावनी। धारा 144 लागू की गई। मोबाइल इंटरनेट बंद। सचिवालय की तरफ कूच के दौरान किसान नेताओं को लिया गया हिरासत में। केरल में कम से कम 11 लोगों में निपा वायरस के लक्षण दिखाई दिए। सभी की हालत स्थिर। यूपी के फिरोजाबाद में थम नहीं रहा डेंगू का कहर। बीमार बच्चों से भरे पड़े हैं अस्पताल। एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने मंगलवार को अयोध्या से उत्तर प्रदेश के 3 दिवसीय दौरे की शुरुआत की। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में बसपा सुप्रीमो मायावती ने विपक्षी पार्टियों पर जमकर हमला बोला। अफगानिस्तान के काबुल में पाकिस्तान विरोधी रैली। तालिबान ने हवा में चलाई गोलियां। और नेपाल की राजधानी काठमांडू में भारत विरोधी नारे लगाए गए। नेपाल सरकार ने इन प्रदर्शनों को रोकने के लिए अपने नागरिकों के लिए कड़ी चेतावनी जारी की। आगे देखते हैं कुछ खास खबरें। यूपी के फिरोजाबाद में डेंगू थमने का नाम नहीं ले रहा है। यहाँ अब तक 52 मौतें हो चुकी हैं, जिसमें ज़्यादातर बच्चे हैं। डेंगू मच्छरों का लार्वा ख़त्म करने के लिए यहाँ तालाबों में 1 लाख गमबुसिया मछलियाँ डाली गई हैं, जो डेंगू का लार्वा खाती हैं। जिस ज़िले के अस्पताल भर चुके हैं और लोग अपने बीमार बच्चों को भर्ती कराने के लिए परेशान हो रहे हैं। फिरोजाबाद के अस्पताल बीमार बच्चों से भरे पड़े हैं। ज़्यादातर प्राइवेट अस्पताल भरे हुए हैं। मेडिकल कॉलेज का अस्पताल 100 बेड का है, जिसमें कल 504 बच्चे भर्ती थे। आज भी 430 बच्चे भर्ती हैं। ज़्यादा से ज़्यादा बीमार बच्चों को भर्ती करने के लिए मेडिकल कॉलेज के किचन, स्टोर, ट्रेनिंग हॉल, पैथोलॉजी, सेमिनार हॉल, कैंटीन स्टोर, मेडिसिन स्टोर, प्री ऑपरेशन रूम, पोस्ट ऑपरेशन रूम, लॉबी, सबको बच्चों का वार्ड बना दिया गया है। 28 अगस्त को किसानों पर लाठीचार्ज के विरोध में हरियाणा के करनाल में जिला मुख्यालय तक प्रदर्शन के लिए किसान अनाज मंडी में इकट्ठा हुए हैं। वहां पर अभी तनाव की स्थिति बनी हुई है। करनाल में जिला मुख्यालय तक विरोध मार्च की अनुमति को लेकर किसानों और अधिकारियों के बीच बातचीत विफल हो गई है। बताया जा रहा है कि मिनी सचिवालय की तरफ कूच कर रहे किसानों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। स्वराज इंडिया प्रमुख योगेंद्र यादव ने ट्वीट करते हुए कहा कि हरियाणा पुलिस ने उनके और भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत सहित कई किसान नेताओं को हिरासत में ले लिया है। करनाल अनाज मंडी में हुई महापंचायत में मंच पर मौजूद राकेश टिकैत और योगेंद्र यादव भी बैठक में शामिल थे। किसानों ने योजना बनाई थी कि महापंचायत के बाद वे प्रदर्शन करेंगे और करनाल जिला मुख्यालय का अनिश्चित काल तक घेराव करेंगे। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में बसपा सुप्रीमो मायावती का प्रबुद्ध सम्मेलन में विपक्षी पार्टियों पर जमकर हमला बोला। कार्यक्रम में मायावती के संबोधन से पहले जय श्री राम, जय परशुराम के नारे भी लगे। सम्मेलन के दौरान बसपा का पुराना नारा हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है भी सुनाई दिया। मायावती ने अपने संबोधन में सपा, कांग्रेस के साथ ही बीजेपी पर भी जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि इस बार प्रदेश में बीएसपी की सरकार बनने जा रही है। मायावती ने कहा कि अब प्रदेश में नए स्मारक मूर्ति बनाने की नहीं पड़ेगी ज़रूरत। अब जब आगे सरकार बनेगी तो पूरी ताकत यूपी की तस्वीर बदलने में लगाऊंगी। लेकिन कुछ धर्म जाति के लोग चाहते हैं कि अगर उनके संत गुरुओं का आदर सम्मान करें तो ऐसा ज़रूर किया जाएगा। 2022 में बीएसपी के सरकार बनने पर एक आयोग गठित किया जाएगा। वित्त विहीन शिक्षक को उचित मानदेय भी दिया जाएगा। मायावती ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी ने किसानों से वादा किया था कि वो उनकी आय दोगुनी करेगी। हमारी सरकार बनी तो किसानों को गन्ने का मूल्य रुपए 125 प्रति क्विंटल मिलता था, हम इसे दुगना कर दिया। यूपी विधानसभा चुनाव 2022 से पहले सियासी पारा चढ़ने लगा है। हर सियासी दल राजनीतिक गणित सेट करने में जुटा है। सियासी बढ़त पाने की इस जद्दोजहद में अब एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी की भी एंट्री हो गई है। असदुद्दीन ओवैसी ने मंगलवार को अयोध्या के रुदौली में जनसभा को संबोधित किया। असदुद्दीन ओवैसी ने यूपी सरकार, सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ ही भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी पर भी हमला बोला। सांप्रदायिक और सेक्युलरिज्म की भी बात की और साथ ही रैली से पहले पोस्टर में फैजाबाद को लेकर भी अपनी बात रखी। ओवैसी ने सपा से गठबंधन को लेकर भी अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी। उन्होंने कहा कि लोग पूछते हैं कि सपा से क्यों नहीं मिलते, या अखिलेश से जाकर पूछो, मैं अपनी इज्जत का सौदा नहीं कर सकता। बात अगर होगी तो बराबरी से होगी। इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन के सचिव अतहर हुसैन ने कहा कि रुदौली का ऐसा निर्वाचन क्षेत्र है जहां से मुस्लिम उम्मीदवार आसानी से जीत सकते हैं, लेकिन पिछले 2 चुनाव में वोटों का बंटवारा हुआ क्योंकि बसपा ने सपा विधायक रुश्दी मियां के खिलाफ मुस्लिम उम्मीदवारों को मैदान में उतारा।
अब ओवैसी आगामी चुनाव लड़ेंगे। यूपी विधानसभा चुनाव से पहले बढ़ती सियासी सरगर्मी के बीच पूर्व सांसद अतीक अहमद और उनकी पत्नी आज असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM में शामिल हो गए हैं। 12 बजे लखनऊ में ओवैसी की मौजूदगी में अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन ने अपनी और अतीक की ओर से भी सदस्यता ली। ओवैसी बोले, अतीक पर अभी मुकदमे चल रहे हैं, किसी भी मामले में दोष साबित नहीं हुआ है। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल से मिल रही रिपोर्टों के मुताबिक शहर की सड़कों पर इस समय विरोध मार्च निकाला जा रहा है। इस विरोध प्रदर्शन में अफगान महिलाएं और नौजवान अपने अधिकारों की मांग करने के साथ साथ पाकिस्तान विरोधी नारे भी लगा रहे हैं। काबुल में मौजूद BBC संवाददाता मुदस्सर मलिक के मुताबिक प्रदर्शनकारियों ने अल्लाह अकबर, हमें एक खुद मुख्तार मुल्क चाहिए, हमें पाकिस्तान की कठपुतली सरकार नहीं चाहिए, पाकिस्तान अफगानिस्तान छोड़ो जैसे नारे लगाए। ये प्रदर्शनकारी राष्ट्रपति भवन तक पहुंचने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन तालिबान लड़ाके प्रदर्शनकारियों को तितर बितर करने के लिए हवा में फायरिंग की। BBC संवाददाता सिकंदर किरमानी ने बताया कि काबुल में इस समय विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। लगभग 1000 पुरुष और महिलाएं इसमें इकट्ठा हुए हैं। वे पाकिस्तान के खिलाफ नारे लगा रहे हैं। उनका कहना है कि पाकिस्तान ने पंजशीर में तालिबान का समर्थन किया है। पिछले कुछ दिनों से नेपाल की राजधानी काठमांडू में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला जलाए जाने के साथ साथ भारत विरोधी नारे लगाए जा रहे हैं। नेपाल सरकार ने इन प्रदर्शनों को रोकने के लिए ही ये चेतावनी जारी की है। ये पहला मौका नहीं है जब हाल ही के सालों में भारत और नेपाल के बीच संबंधों में तनातनी की नौबत आई हो, लेकिन सवाल ये उठता है कि अचानक ऐसा हुआ क्या जिसकी वजह से काठमांडू समेत अन्य जगहों पर भारत के खिलाफ नारेबाजी हुई। समाचार एजेंसी PTI के मुताबिक बीती 30 जुलाई को एक नेपाली युवक जय सिंह धामी एक ट्विन नदी के दोनों ओर बंधी हुई रस्सी के जरिए धारचूला क्षेत्र के महाकाली नदी को पार करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ये कोशिश नाकाम साबित हुई और इसके बाद से वो लापता है। अब धामी की गुमशुदगी को लेकर नेपाल और भारत के बीच विवाद बना हुआ है। कांग्रेस महासचिव और पूर्व केंद्रीय मंत्री अजय माकन ने उत्तर प्रदेश में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर नेशनल मॉनेटाइजेशन पाइपलाइन को लेकर मोदी सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि चंद पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने में लगी है मोदी सरकार। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार जनता की कमाई से पिछले 60 सालों में बनाए गए सार्वजनिक उपक्रमों को बेचने पर आमादा है। अजय माकन ने कहा कि वो हमारे एयरपोर्ट, हमारे पोर्ट, हमारी बिजली भी खरीद लेंगे, हमारी टेलीकम्युनिकेशन लाइंस भी उद्योगपति खरीद लेंगे। और आप सोचते होंगे कि वो कौन सा उद्योगपति है जो सारी चीज़ें खरीद लेगा? वो अंबानी और अडानी।